अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे आपको खुश आमदीद। आज की वीडियो भी इंग्लिश फ्रेजेस के हवाले से है और हमारा लेक्चर नंबर है 7। आज हम ऐसे इंग्लिश फ्रेजेस की बात करेंगे जो आप इनफॉर्मल इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा फॉर्मल इंग्लिश में भी, लेकिन ज़्यादातर फ्रेजेस फॉर्मल इंग्लिश के हवाले से ही होंगे। इसके अलावा वो लोग जो इंग्लिश को प्रोफेशनली इस्तेमाल करते हैं, ये फ्रेजेस उनके लिए भी कारआमद होंगे और एकेडमिक्स से रिलेटेड लोग भी इन फ्रेजेस को इस्तेमाल कर सकते हैं, इन फ्रेजेस को सीख सकते हैं। कुछ ऐसे फ्रेजेस या सेंटेंसेस मैं आपको बताऊंगा जो बेसिक इंग्लिश के अंदर आप इस्तेमाल करते हैं। रूटीनली आप एक दूसरे से जब कन्वर्सेट करते हैं तो इन फ्रेजेस को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसे फ्रेजेस में मैं आपको बताऊंगा जो एडवांस इंग्लिश के अंदर बोले जाते हैं। अगर आप मूवीज़ देखें या सोशल मीडिया पे आप व्लॉग देखें या इस तरह की वीडियोस देखें यूट्यूब पे, तो आपको इस तरह के फ्रेजेस अंग्रेज़ बोलते हुए दिखाई देंगे। तो चले बढ़ते हैं बगैर कोई टाइम ज़ाया किए इन फ्रेजेस की तरफ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अपने पहले फ्रेज की तरफ देखिए, दैट इज़ आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं नहीं समझता या मुझे समझ नहीं आती है, या तुम जो कुछ कहते हो वो मुझे समझ नहीं आती है। आई डोंट अंडरस्टैंड इस फ्रेज को कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये फ्रेज क्वेश्चन मार्क छोड़ देता है कि आपके कहने का मतलब क्या है। और अगर आप इसको फॉर्मल वे में बोलना चाहते हैं, एक अच्छे अंदाज में बोलना चाहते हैं, तो आप ये फ्रेज जो मैं आपको बता रहा हूँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि बाज़ अगर आप सेंटेंस बोलते हैं या एक जुमला बोलते हैं, उसी में ही आपका जवाब या उसी में आपकी एक्सप्लेनेशन मौजूद होती है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई डोंट अंडरस्टैंड, आप किसी से कह सकते हैं I'm sorry, I don't understand. मुझे अफसोस है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। I'm sorry, I don't understand. अब इससे ये होगा कि आप प्रोफेशनल भी दिखेंगे और ऑब्वियसली जिससे आप बात कर रहे हैं उसे बुरा भी नहीं लगेगा। Instead of just saying that I don't understand, मुझे समझ नहीं आ रही है, या I'm not getting you. इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं I'm sorry, I didn't get you. आप ये भी बोल सकते हैं फॉर्मल इंग्लिश के अंदर I'm sorry, I didn't get, yeah I'm sorry I didn't get you. नेक्स्ट फ्रेज की तरफ देखिए, मैं उलझन में हूँ, I'm confused. ये फ्रेज आप वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस एक साथ दी जाएं या बहुत सारी मालूमात आपको दी जाए और आप उसे समझ ना पाएँ, इंस्ट्रक्शंस को समझ ना पाएँ, तो आप वहाँ पे ये कह सकते हैं I'm confused, I'm sorry I'm confused. यानी कि मालूमात मुझे इतनी दी गई कि मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा what exactly you're saying. नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ देखिए, I'm sorry I didn't catch that. मुझे अफसोस है, मुझे समझ नहीं आई। I'm sorry I didn't catch that. ये एडवांस इंग्लिश के अंदर इस्तेमाल होने वाला फ्रेज़ है, आपने ये सुना होगा। यहाँ कैच का मतलब होता है समझना, किसी के पॉइंट को पिक करना, उसे समझना। आप वहाँ पे कैच का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं I'm sorry I didn't catch you. मीन्स कि आपने जो कुछ कहा मैं वो समझा नहीं, कि आप उसे दोबारा कह सकते हैं। फिफ्थ सेंटेंस की तरफ देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे 3 सेंटेंसेस मैंने मर्ज किए हुए हैं। ये भी आप लोगों को बोलते हुए सुनते होंगे जो एडवांस इंग्लिश को इस्तेमाल करते हैं। सॉरी I'm afraid I don't follow you. माज़रत, मुझे डर है कि मुझे समझ नहीं आई है, यानी जो कुछ आपने कहा वो मैं नहीं समझा। Sorry I'm afraid I don't follow you. आप इसे क्विकली बोल सकते हैं, Sorry I'm afraid I don't follow you. नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ देखिए, कैन यू रिपीट दैट, क्या तुम इसे रिपीट कर सकते हो, यानी जो कुछ तुमने कहा है क्या तुम इसे दोबारा कह सकते हो। तो आप वहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं कैन यू रिपीट दैट, लेकिन कैन का जो लफ्ज़ है ये एबिलिटी को ज़ाहिर करता है, ये फॉर्मल नहीं होता। सो इंस्टेड ऑफ कैन अगर आप फॉर्मल इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं तो आप कुड इस्तेमाल करते हैं। कुड जो होता है आपकी स्पीच में ज़्यादा और पोलाइटनेस को शो करता है, यानी कि आप किसी से नरम लहजे में बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, इससे आपका रिलेशनशिप बिल्ड होता है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कैन यू रिपीट दैट, आप ये फ्रेज इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला फ्रेज है आपका कुड यू रिपीट दैट प्लीज़, क्या आप इसको दोहरा सकते हैं, कुड यू रिपीट दैट प्लीज़। अच्छा याद रखिएगा, कुड यू रिपीट दैट के बाद जब प्लीज़ आप लगाएंगे एंड पे, तो उससे पहले आप कॉमा लगाइएगा। लुक एट द सेकेंड वन, कुड यू से इट अगेन, क्या आप फिर कह सकते हैं, could you say it again. ये कॉमन सा फ्रेज़ है, आप ये भी बोल सकते हैं could you say it again. नेक्स्ट फ्रेज़ है आपका could you please talk slower, क्या आप आहिस्ता से बात कर सकते हैं, could you please talk slower. आपको लग रहा है कि कोई बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा है, फ्लुएंटली बोल रहा है, आप उसे कैच नहीं कर पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप उसे जो है ना वो प्यार से रोक सकते हैं। यू कैन आस्क हिम टू स्पीक स्लोअर। आप कह सकते हैं could you please talk slower, I'm sorry I'm not getting you.
कि मुझे आपकी समझ में नहीं आ रही है। अगर आप किसी से ऐसे कहेंगे तो ऑब्वियसली उन्हें बुरा भी नहीं लगेगा एंड ही विल टॉक स्लोअर फॉर यू। लुक एट द नेक्स्ट फ्रेज, वुड यू माइंड स्पीकिंग मोर स्लोली? क्या आपको ज़्यादा आहिस्ता बोलने में इतराज़ होगा या आपको इतराज़ तो नहीं होगा? वुड यू माइंड, देखिए ये भी एक कॉमनली इस्तेमाल होने वाला फ्रेज़ है। किसी से इजाज़त लेने के लिए या इस तरह की रिक्वेस्ट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक फॉर्मल और अच्छा फ्रेज़ है और इसके साथ आप सेंटेंस का बाकी पार्ट जोड़ सकते हैं। आप कह सकते हैं वुड यू माइंड स्पीकिंग मोर स्लोली? क्या आपको और आहिस्ता बोलने पे इतराज़ तो नहीं होगा? या आप कह सकते हैं वुड यू माइंड ड्राइविंग स्लोली? क्या आपको आहिस्ता ड्राइव करने में कोई एतराज़ तो नहीं होगा? वुड यू माइंड मूविंग अ लिटिल? क्या आपको थोड़ा सा हटने पे या थोड़ा सा जगह छोड़ने पे आपको एतराज़ तो नहीं होगा? तो आप वुड यू माइंड लगा के बहुत सारे इस तरह के फ्रेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फॉर्मल इंग्लिश के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं वुड यू माइंड स्पीकिंग और स्लोली? क्या आप आहिस्ता से बात कर सकते हैं? नेक्स्ट फ्रेज की तरफ देखिए, इट्स ऑल्सो अबाउट एडवांस इंग्लिश। कुड यू रिपीट अ लिटिल लाउडर प्लीज़? क्या आप थोड़ा सा बुलंद आवाज़ से दोहरा सकते हैं? यहाँ आपको ये लगता है कि कोई बहुत ही स्लो बोल रहा है, यू आर नॉट अगेन पिकिंग व्हाट एग्जैक्टली इज टॉकिंग अबाउट। तो आप फिर ये फ्रेज़ वहाँ पे कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कुड यू रिपीट अ लिटिल लाउडर प्लीज़? तो ये थे मज़ीद 5 सेंटेंसेस, 5 फ्रेजेस जो आप कह सकते हैं इंस्टेड ऑफ कैन यू रिपीट दैट। अगर आप किसी से कहते हैं कैन यू रिपीट दैट तो शायद उसे बुरा लगे। कैन एबिलिटी को शो करता है, इसलिए ये इनफॉर्मल इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मल इंग्लिश में इसे रिप्लेस किया जाता है कुड के साथ, या वुड यू माइंड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है आपका व्हाट डू यू थिंक? आपका क्या ख्याल है या आप क्या सोचते हैं? व्हाट डू यू थिंक, ये भी एक कॉमनली इस्तेमाल होने वाला फ्रेज़ है जब आपको किसी का ओपिनियन चाहिए होता है, किसी की राय चाहिए होती है, या किसी से कुछ पूछना होता है, या कोई इन्फॉर्मेशन आपको लेनी होती है। तो हर जगह आप ये तो नहीं कह सकते व्हाट डू यू थिंक, तो आपको डिफरेंट फ्रेजेस इस्तेमाल करने पड़ते हैं। मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल होने वाला फ्रेज़ है व्हाट्स योर ओपिनियन? आपकी राय क्या है? व्हाट्स योर ओपिनियन या व्हाट इज़ योर ओपिनियन? इसे ओपिनियन पढ़ा जाता है, ओपिनियन नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज ओ जो है एक वावल है, तो ये वावल ए का साउंड प्रोड्यूस करता है। व्हाट्स योर ओपिनियन? नेक्स्ट फ्रेज की तरफ देखिए, आई डोंट नो व्हाट डू यू थिंक? मुझे नहीं पता, आप क्या सोचते हैं या आपका क्या ख्याल है? आई डोंट नो व्हाट डू यू थिंक? नेक्स्ट फ्रेज की तरफ देखें, हैज़ दैट बीन योर एक्सपीरियंस टू? क्या आपका भी ये तजर्बा रहा है? हैज़ दैट बीन योर एक्सपीरियंस टू? यानी किसी जगह आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई मसला हो गया है, या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है, आप किसी से पूछना चाहते हैं कि यार तुम्हें भी क्या इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ है? क्या ये तुम्हारे साथ भी इस तरह का कोई मसला हुआ है? तो आप यहाँ पे रियल सिनेरियो को रैप करने के लिए आप कह सकते हैं हैज़ दैट बीन योर एक्सपीरियंस टू? व्हाट डू यू से? आप क्या कहते हैं? ये भी बहुत ही छोटा सा फ्रेज़ है। अगर आपको किसी की राय चाहिए तो आप कह सकते हैं यार व्हाट डू यू से? आप क्या कहते हैं? या आप कह सकते हैं हैज़ दैट एवर हैपेंड टू यू? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? अगर कोई सिचुएशन, कोई सिनेरियो ऐसा आता है आपके सामने, आप कह सकते हैं हैज़ दैट एवर हैपेंड टू यू? क्या ऐसा आपके साथ भी कभी हुआ है? अगर हुआ है तो ऑब्वियसली यू कैन इंक्वायर, आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं हाउ टू टैकल दैट सिचुएशन। उस सिचुएशन को आप कैसे टैकल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। ये ऑब्वियसली ये फ्रेजेस बहुत काम के हैं, एडवांस इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं। अगर आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं तो अपनी कम्युनिकेशन के अंदर अट्रैक्शन पैदा करने के लिए आप इन फ्रेजेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे 5 सेंटेंसेस, आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक मीन्स कि व्हाट डू यू थिंक को आप रिप्लेस कर सकते हैं इन फ्रेजेस के साथ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर आप इन्हें पढ़ेंगे 1-2 बार तो ऑब्वियसली कुछ तो आपको याद रह जाएंगे। अगर आप किसी सिनेरियो पे, किसी खास मौके पे इन फ्रेजेस को बोलते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हुए, तो ये चीज़ें देखें आपको याद रह जाती हैं, और फिर आप इन्हें दोबारा अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो आप इन्हें बोल सकते हैं, ऑटोमेटिकली आपके मुँह से अदा हो जाते हैं। कुछ और फ्रेजेस देखते हैं एडवांस इंग्लिश के हवाले से। हैव यू एवर फेस दिस सिचुएशन? क्या आपने कभी ये सिचुएशन फेस की है? या आप कह सकते हैं हैव यू एवर इनकाउंटर्ड दिस? क्या आपने कभी इसका सामना किया है? नेक्स्ट फ्रेज की तरफ देखिए, इज़ दैट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? क्या ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? अगेन ये एक ओपिनियन, एक राय है। आप किसी से पूछना चाहते हैं कि यार ये जो हुआ है, ये जैसे हो रहा है, इज़ दैट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? क्या ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? नेक्स्ट फ्रेज की तरफ देखिए, व्हाई डू यू थिंक दैट वे? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? यहाँ अगर आप रीज़न आउट करना चाहते हैं, ऑब्वियसली कोई आपको रीज़न दे रहा है कि यार इसकी ये वजह है, आपको ये लगता है कि इस थिंक ही इज़ थिंकिंग नेगेटिव, ये नेगेटिव सोच रहा है,
तो आप वहाँ पे जस्ट टू रीज़न आउट आप ये फ्रेज पूछ सकते हैं. इट्स लाइक अ क्वेश्चन. आप पूछ सकते हैं व्हाई यू थिंक दैट वे. आप तुम क्यों ऐसा सोचते हो, या व्हाई डू यू थिंक दैट वे. लुक एट द नेक्स्ट फ्रेज. व्हाई डू यू थिंक दैट इज़ द कॉज. आपको क्यों लगता है कि इसकी वजह ये है, या आपको क्यों लगता है कि यही इसकी वजह है. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई किसी बात पे इंसिस्ट करता है कि दैट इज़ द कॉज एंड यू फील लाइक दिस इज़ नॉट द फाइनल डिसीजन, कि अभी तक श्योर नहीं है कि क्या यही कॉज है, तो आप किसी से ओपिनियन ले सकते हैं. आप पूछ सकते हैं व्हाई डू यू थिंक दैट इज़ द कॉज. तो ये थे कुछ ऐसे फ्रेजेस जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको किसी की राय लेनी हो, किसी से पूछना हो, कुछ इंक्वायर करना हो. हमारा नेक्स्ट फ्रेज है हाउ डज दैट साउंड. ये कैसा लगता है. ये भी कॉमनली इस्तेमाल होने वाला फ्रेज है, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं. देखिए फ्रेज की बात नहीं है, जस्ट इट्स नॉट अ सिंगल फ्रेज, लेकिन एक सिचुएशन होती है. जब आप सिचुएशन में बात कर रहे होते हैं तो वहाँ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रेजेस आपको इस्तेमाल करने पड़ते हैं. आप हर जगह ये नहीं कह सकते हाउ डज दैट साउंड. थोड़ी सी आपको अपने अल्फाज के अंदर रद्द-बदल लाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप एक ही तरह के अल्फाज बोलते हैं कोई आपको सुनना पसंद नहीं करता. इवन आप उर्दू में बोलें या किसी और लैंग्वेज में बोलें, यू नीड टू यूज़ वैरायटी ऑफ फ्रेजेस एंड वर्ड्स टू मेक सम अट्रैक्शन इन योर स्पीकिंग. तो चलें देखते हैं. पहला फ्रेज है या दैट साउंड्स गुड. ये ज़बरदस्त लगता है. ये कॉमन सा फ्रेज है, ऑब्वियसली हर कोई बोलता है दैट साउंड्स गुड. ये अच्छा लगता है. कोई आपसे पूछे हाउ डज दैट साउंड, अगर आपको लगे कि परफेक्टली ऑलराइट दैट्स अकॉर्डिंग टू द चॉइस, तो आप कह सकते हैं या दैट साउंड्स गुड. या आप कह सकते हैं दैट्स अ गुड आइडिया. ये एक अच्छा ख्याल है. अगर कोई आइडिया देता है आपको अच्छा लगता है, इट्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, तो आप कह सकते हैं दैट्स अ गुड आइडिया. दैट्स नॉट अ बैड आइडिया. अगर आपको किसी जगह लगता है कि ये आइडिया 50% ठीक है, लेकिन एनीवे देयर आर सम अदर वेज टू डू दैट, तो आप वहाँ पे ये कह सकते हैं दैट्स नॉट अ बैड आइडिया, कि ये इतना बुरा आइडिया तो नहीं है, लेकिन इट मीन्स के 100% श्योरिटी आपको नहीं है. देयर इज सम एरिया वी नीड टू लुक एट, तो आप कह सकते हैं दैट्स नॉट अ बैड आइडिया. नेक्स्ट फ्रेज की तरफ देखिए. दैट साउंड्स ऑसम. हाँ, ये अच्छी बात है. अगर आपको ये लगता है कि जो बात उसने की है वो ठीक है जस्ट इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, अल्फाज की रूह तक, तो आप वहाँ पे कह सकते हैं दैट साउंड्स ऑसम. ये तो अच्छी बात है, ये अच्छा लगता है. या आप कह सकते हैं दिस इज़ जस्ट व्हाट वी नीड. हमें बस इसी की ज़रूरत है. यानी ऐसा आइडिया कि वाकई इसी की हमें ज़रूरत है, दैट्स व्हाट नीडेड, तो आप वहाँ कह सकते हैं दिस इज़ जस्ट व्हाट वी नीड. नेक्स्ट फ्रेज है आपका आई एम नॉट श्योर इफ़ दिस इज़ द राइट थिंग टू डू. यहाँ थोड़ा सा डाउट आ गया. मुझे यकीन नहीं है कि अगर ये करना सही है. यहाँ पे आप कह सकते हैं हाउ डज दैट साउंड. ये कैसा लगता है. आई एम नॉट श्योर, मुझे यकीन नहीं है, इफ़ दिस इज़ द राइट थिंग टू डू, कि ये करने का सही तरीका है. देखें यहाँ आई एम नॉट श्योर आप फ्रेज़ इस्तेमाल कर सकते हैं. आप लगा के इसके साथ डिफरेंट फ्रेजेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं. आप कहते हैं आई एम नॉट श्योर इफ़ दिस इज़ द राइट डिसीजन. आई एम नॉट श्योर इफ़ दिस इज़ द राइट टाइम. I'm not sure if this is the right place. तो देखिए कुछ भी आप इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, but remember the sequence. I'm not sure. ज़ाहिर सी बात है अगर आपसे कोई पूछता है how does that sound, तो आप ये नहीं कहेंगे oh sounds good, oh sounds bad, oh sounds very good. यहाँ थोड़ा सा आपकी communication के अंदर attraction नहीं होती. So these are the phrases. You can see it here or you can write it down later on. आप बाद में नहीं लिख सकते हैं, लिख के इन्हें 1-2 दफ़ा पढ़ लीजिए. चलें कुछ और फ्रेजेस देखते हैं इसी से रिलेटेड. इट माइट वर्क. ये काम कर सकता है. अगेन ये 50-50 है, बट आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस फ्रेज को. शॉर्ट सा फ्रेज है, आपको याद रहेगा. इट माइट वर्क. या आप कह सकते हैं दिस लुक्स लाइक इट कुड वर्क. ऐसा लगता है कि ये काम कर सकता है. दिस लुक्स लाइक इट कुड वर्क. ये फ्रेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट की तरफ देखिए. दैट माइट बी वर्थ ट्राइंग. ये कोशिश करने के काबिल हो सकता है. दैट माइट बी वर्थ ट्राइंग. यहाँ ये एक तरह से इनकरेजिंग फ्रेज भी है. यानी आप ये कहते हैं कि यार आइडिया तो अच्छा है और इस काबिल भी है कि इस पर कोशिश की जाए, इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाए. सो यू कैन से दैट माइट वर्थ ट्राइंग. नेक्स्ट फ्रेज की तरफ देखिए. दिस साउंड्स रीजनेबल एट सम पॉइंट. ये किसी वक्त या किसी नुक्ते पे माकूल लगता है. रीजनेबल, माकूल. आप ये फ्रेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं. दिस साउंड्स रीजनेबल एट सम पॉइंट. या सिंपली आप कह सकते हैं दिस साउंड्स रीजनेबल. तो ये 4 सेंटेंसेस ऐसे हैं जो डिफरेंट वैराइटीज़ को शो करते हैं. आप इन्हें भी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप किसी के साथ इंग्लिश में कॉन्वर्सेट कर रहे हों. लेट्स मूव फॉरवर्ड. एक और फ्रेज है जो कॉमनली इस्तेमाल होता है जस्ट वेट. इंतज़ार करो.
कोई आपका इंतज़ार कर रहा है या कोई खड़ा है, कोई आपसे बात करना चाह रहा है और आप जो है ना अपनी उंगली उठा कर से कहते हैं जस्ट वेट या जस्ट वेट हेयर। अब इसलिए हर जगह आप ये फ्रेज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप बड़ों से बात कर रहे हैं, बॉस से बात कर रहे हैं, टीचर से बात कर रहे हैं, बुज़ुर्गों से बात कर रहे हैं, समहाउ, या इवन बच्चों से बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू डोंट वांट टू हर्ट पीपल। आप लोगों को हर्ट नहीं करना चाहते, तो आप वहाँ पे कोशिश करेंगे कि आप थोड़े अच्छे फ्रेजेस इस्तेमाल करें ताकि आपके रिलेशनशिप भी बरकरार रहें और लोगों को पता चले कि आप एक अच्छे प्रोफेशनल हैं। सो जस्ट वेट फॉर मी, आई थिंक इट डजंट साउंड गुड। तो आप इनकी जगह कह सकते हैं I'll be right with you, मैं तुम्हारे साथ हूँगा, या मैं थोड़ी देर में तुम्हारे साथ ही हूँगा। I will be right with you। देखिए बड़ा प्यारा फ्रेज़ है, इजीली याद भी रहेगा आपको। इसका मतलब है कि यार I'll be right with you, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास ही हूँगा। इसका मतलब है कि इस वक्त एट द मोमेंट आप बिज़ी हैं, आप कुछ कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप ख़त्म करेंगे तो आप उस बंदे से मिल लेंगे, उसे बुरा भी नहीं लगेगा एंड ही विल रियली वेट फॉर यू। या आप इसे और स्पेसिफाई करना चाहें तो आप कह सकते हैं I'll get back to you in a moment, मैं एक लम्हे में आपके पास वापस आऊँगा। I'll get back to you in a moment। या आप कह सकते हैं I'll be with you in just a minute, I'll be with you in just a minute, मैं सिर्फ 1 मिनट में आपके साथ हूँगा। या आपने और स्पेसिफाई कर दिया, आपने कह दिया कि बस मैं 1 मिनट में आपकी तरफ आता हूँ, जाके ज़रा अपना काम ख़त्म कर लो। I'll be with you in just a minute। Look at the next phrase, please wait, I won't take you long। बराए मेहरबानी इंतज़ार करें, मैं आपको ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा या मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊँगा। आई वॉन्ट एक्चुअली है आई विल नॉट, लेकिन उसे कंट्रैक्शन फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है आई वॉन्ट, जैसे आप पढ़ते हैं आई डोंट, शी डजंट, ही डिडंट। ये सारी कंट्रैक्शन फॉर्म होती हैं। पिछले लेक्चर्स में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कंट्रैक्शंस क्या होती हैं, कैसे इस्तेमाल की जाती हैं, कहाँ इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि इंग्लिश में फ्लुएंसी लाने के लिए कंट्रैक्शंस को इस्तेमाल किया जाता है। आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेज की तरफ देखिए, हैव अ सीट एंड एंजॉय द न्यूज़पेपर। आप बैठें और अखबार से लुत्फ़ उठाएं। हैव अ सीट एंड एंजॉय द न्यूज़पेपर। या आप कह सकते हैं हैव अ सीट एंड एंजॉय द कॉफ़ी, यानी आप बैठे और कॉफ़ी को एंजॉय करें। I'll get back to you in a moment। These are the 5 phrases you can use instead of saying just wait। एक और फ्रेज है जो कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है, आई डोंट नो। लोग आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं इवन प्रोफेशनल इदारों में, जहां आपको किसी चीज़ के बारे में रीज़न देना हो, किसी चीज़ को जस्टिफाई करना हो, वहाँ पे आप सिंपली कहते हैं आई डोंट नो। और ऑब्वियसली कई जगह पे आप आई डोंट नो कहते हैं तो अगली बार बंदे को बहुत गुस्सा आता है कि हाउ कम ही डजंट नो, ये कैसे नहीं जानता, ये तो दिस इज़ हिज वर्क, दिस इज़ हिज जॉब, ही इज सपोज्ड टू नो। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई डोंट नो, आप कुछ ऐसे फ्रेजेस भी कह सकते हैं दैट साउंड प्रोफेशनली बेटर, जिससे आप अच्छे प्रोफेशनल दिख सकें। पहले मैं आपको थोड़े से इनफॉर्मल बताऊंगा, फिर फॉर्मल की तरफ लेकर आऊँगा। इनफॉर्मल में आपने सुना होगा, ऑब्वियसली आप यूज़ तो ना करें, लेकिन किसी जगह अगर इस्तेमाल किए जाते हैं तो यू नो अबाउट दैट। एक कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है, अंग्रेज़ लोग बोलते हैं बीट्स मी, मुझे नहीं मालूम। हमारे यहाँ तो बीट का मतलब होता है किसी को पीटना, मारना। इस फ्रेज़ को इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा इंग्लिश मूवीज़ अगर देखते हैं आप, या इस तरह के अंग्रेज़ लोगों के साथ उठना बैठना है, या उनकी बातें सुनते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं, डीलिंग करते हैं, बिजनेस करते हैं, फॉर एनीथिंग, आपने सुना होगा बीट्स मी, मुझे नहीं मालूम। या आप कह सकते हैं ये मेरी पहुंच से दूर है, इट्स बियॉन्ड मी, इट्स बियॉन्ड मी। इसका मतलब भी है आई डोंट नो। ये भी इनफॉर्मल वे में इस्तेमाल किया जाता है, यानी इनफॉर्मल इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट फ्रेज है आपका, इट्स अ मिस्ट्री टू मी, ये मेरे लिए एक मौमा है। ये थोड़ा सा मज़ाहिया अंदाज में भी आ जाता है कि यार तुमने जो पूछा मेरे लिए तो ये मिस्ट्री है, इट्स लाइक अ मिस्ट्री, इट्स अ मिस्ट्री टू मी। ये भी इनफॉर्मल इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है। लुक एट द नेक्स्ट फ्रेज, इट्स आउट ऑफ माई स्कोप, ये मेरी पहुंच से बाहर है। इट्स आउट ऑफ माई स्कोप, ये थोड़ा सा प्रोफेशनल इदारों में बोला जाता है। किसी जगह अगर आपसे कोई ऐसा काम करवाना चाहता है कि जो आपके स्कोप में नहीं है, जो आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखा हुआ, जो आपका काम ही नहीं है, तो आप वहाँ पे ये फ्रेज़ कह सकते हैं इट्स आउट ऑफ माई स्कोप, ये मेरी पहुंच से बाहर है। ये फॉर्मल इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट फ्रेज है आपका, आई एम अफ्रेड आई हैव नो आइडिया, मुझे डर है कि मुझे कुछ पता नहीं है। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई डोंट नो, आप कह सकते हैं आई एम अफ्रेड आई हैव नो आइडिया। आप जब किसी से ऐसे कहेंगे तो ऑब्वियसली वो आपको पूछेगा भी नहीं, वो आपसे ज़्यादा वो भी नहीं करेगा, बल्कि उसे खुशी होगी कि आपने ऑनेस्टली उसे बता दिया इंस्टेड ऑफ आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। सो दिस इज़ अ फॉर्मल वे ऑफ सेइंग आई डोंट नो। These are the phrases you can use them instead of I don't know in order to build your relation with others। अब ऐसे phrases देखते हैं कि जिनमें आप जानते तो नहीं हैं, लेकिन आप किसी को होप दे सकते हैं कि यार मैं तुम्हें कुछ पता करके बताता हूँ, तो फिर आप यहाँ इस तरह के phrases इस्तेमाल करते हैं। आप कहते हैं
I'll check this, मैं ये चेक करूँगा. I don't know but I'll check this, मैं नहीं जानता लेकिन मैं चेक करूँगा. या आप कह सकते हैं I'll double check to let you know. I'll double check to let you know मीन्स कि मुझे इन्फॉर्मेशन तो है लेकिन मुझे पक्का पता नहीं है, मैं डबल चेक करता हूँ किसी से, ठीक है, फिर मैं आके आपको बताता हूँ. I'll double check and let you know. नेक्स्ट फ्रेज है आपका That's a good question but I don't know the answer. ये बड़ा प्यारा फ्रेज है. तो आप किसी क्वेश्चन को अप्रिशिएट करते हैं लेकिन आपके जवाब को नहीं पता, तो अगर आप कहते हैं I don't know the answer, मुझे इसके जवाब का नहीं पता, तो ये भी थोड़ा सा इवन कि ये आपकी अपनी लैकिंग को शो कर रहा है. You have no idea, you don't know about this particular question or a topic or subject. तो आप वहाँ कह सकते हैं That's a good question, सवाल तो बड़ा अच्छा पूछा आपने, but I don't know the answer, मुझे जवाब का नहीं पता. Let me check, मुझे चेक करने दो. I'll get back to you soon, मैं जल्दी तुम्हारी तरफ आता हूँ, तुम्हारी तरफ वापस आऊँगा. ये बड़ा प्रोफेशनल अंदाज में आप उसे कह सकते हैं, यानी उसके सवाल का जवाब दे सकते हैं. Look at the next phrase, I can't remember at the moment, let me just think. ये फ्रेज तो बहुत ही कॉमन है, आपको तो पता चल गया होगा कि फॉर एग्जांपल आपको अगर जवाब याद नहीं आ रहा तो आप कह सकते हैं प्रोफेशनल वे में I can't remember at the moment, मुझे इस वक्त याद नहीं है. Let me just think, मुझे ज़रा सोचने दो. Just give me a minute, मुझे 1 मिनट दो. I'll let you know, मैं तुम्हें बताऊंगा. तो ये होता है प्रोफेशनल अंदाज अंग्रेज़ी के फ्रेजेस को बोलने का. या आप कह सकते हैं That's exactly what I wanted to know, मैं यही जानना चाहता था. ये बच निकलने का बेहतरीन तरीका है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको नहीं जवाब आता तो आप कह सकते हैं That's what exactly I wanted to know, यही तो मैं भी जानना चाहता था, ये तो मेरा भी सवाल था, but nobody answered me. तो आप वहाँ पे ये फ्रेज इस्तेमाल कर सकते हैं That's exactly what I wanted to know. नेक्स्ट तो इनफॉर्मल फ्रेजेस मैं आपको बता देता हूँ. अक्सर लोग जो होते हैं ना, जहाँ सवाल पूछे जाते हैं और आपको लगता है कि ये रेलेवेंट नहीं है, रेलेवेंसी नहीं है, तो आप वहाँ पे कह सकते हैं Who knows, कौन जानता है, यानी कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है इस सवाल की. इस तरह की चीज़ें यहाँ पूछी ही नहीं जाती. Who knows, कौन जानता है. या आप कह सकते हैं Who cares, किसे परवाह है. तो ये थे आपके फ्रेजेस. लेट्स मूव फॉरवर्ड. आप कुछ ऐसे फ्रेजेस भी हैं, मैंने पीछे तो आपको अपॉलॉजी के हवाले से फ्रेजेस बता दिए थे कि किसी से अगर आपने अपॉलॉजी करनी हो, किसी से माफ़ी चाहनी हो, तो आप किस तरह के फ्रेजेस इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अगर किसी की माफ़ी को एक्सेप्ट करना हो, कोई आपसे अगर सॉरी करता है या अपोलोजाइज़ करता है, किसी को किसी चीज़ पे अफसोस होता है, कोई नुकसान होता है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आप कैसा रिएक्ट करते हैं, कैसे फ्रेजेस इस्तेमाल करते हैं. आप हर जगह इट्स ओके तो नहीं कह सकते. किसी जगह कुछ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है, वो आपको हाईलाइट करना पड़ता है, या कोई प्रोफेशनल कमेंट्स आपको देने पड़ते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रेजेस आप इस्तेमाल करते हैं. सो लुक एट द फर्स्ट वन. अगर आप सिंपली कहते हैं ठीक है, दैट्स ओके, या आप कह सकते हैं दैट्स ऑल राइट, दैट्स ओके. कोई आप सकते हैं I'm sorry, it just happened, it's my fault. आप कह सकते हैं दैट्स ओके. या आप कह सकते हैं मैं बिल्कुल समझता हूँ, I quite understand. आपको लगता है कि ये इसकी गलती नहीं थी, बट जस्ट हो गया, maybe he was not informed about that, कि उसे इसके बारे में बताया नहीं गया था, so that's why it just happened. तो आप कह सकते हैं I quite understand, मैं बिल्कुल समझता हूँ. आप कह सकते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, it doesn't matter. ये तो कॉमनली इस्तेमाल होने वाला फ्रेज आपको पता है. आप अपॉलॉजी के रिप्लाई में कह सकते हैं इट डजंट मैटर. या आप ये भी कह सकते हैं फॉरगेट अबाउट इट, इसे भूल जाओ. इट डजंट मैटर, फॉरगेट अबाउट इट, इसे भूल जाओ. ये भी अपॉलॉजी का एक रिस्पॉन्स है. कोई अपॉलोजाइज करता तो आप कह सकते हैं फॉरगेट अबाउट इट, डोंट मेंशन इट. नेक्स्ट फ्रेज है आपका डोंट वरी अबाउट इट, इसकी फ़िक्र ना करो. ये भी एक फ्रेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी के अपॉलॉजी के रिस्पॉन्स में, डोंट वरी अबाउट इट. तो ये थे 5 फ्रेजेस अपॉलॉजीज़ के हवाले से. नेक्स्ट कुछ और फ्रेजेस हैं जो मैं आपको बताता हूँ. डिफरेंट सिचुएशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप कहते हैं नेवर माइंड, कोई बात नहीं, नेवर माइंड. या आप कह सकते हैं नो ऑफेंस, कोई जुर्म नहीं, नो ऑफेंस. आप कह सकते हैं डोंट अपोलोजाइज, माजरत की ज़रूरत नहीं. कोई बार बार आपसे माजरत करता है तो आप कह सकते हैं डोंट अपोलोजाइज, माजरत की ज़रूरत नहीं, माफ़िया ना मांगो. नो हार्म डन, कोई नुकसान नहीं हुआ, नो हार्म डन. ये काइंड ऑफ हीलिंग फ्रेजेस हैं जो आप थोड़ा सा रीज़न आउट कर सकते हैं कि यार चलो कोई इतना नुकसान तो नहीं हुआ, ज़्यादा अपोलोजाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है. या थोड़ा सा आप अकाउंटेबिलिटी के हवाले से बात करेंगे. यू कैन हेल्प इट, आप इसकी मदद नहीं कर सकते थे.
ये भी ज़बरदस्त फ्रेज़ है। आप किसी से कह सकते हैं यार ठीक है अपोलोजाइज तो तुम कर रहे हो, गलती तो हो गई है, लेकिन आप इसकी मदद नहीं कर सकते थे, आप ये नहीं कर सकते थे, यानी कि ये आपके लेवल का काम ही नहीं था। You couldn't help it। या आप कह सकते हैं it was out of your reach। ये आपकी पहुंच से दूर था। It was out of your reach। ये फ्रेज़ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोफेशनल इदारों में ये इस्तेमाल होता है। It was out of your scope। ये आपके दायरे से बाहर था, ये आपके स्कोप में नहीं था, लेकिन आपसे करवाया गया। That's why you made a mistake। तो आप कह सकते हैं It was out of your scope। It was out of your scope। ये फ्रेज़ भी आप बोल सकते हैं You have nothing to do with this। आपको इससे कोई सरोकार नहीं है। You have nothing to do with this। तो ये थे सारे फ्रेजेस जो अगर आप प्रोफेशनल इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, आप इंग्लिश कन्वर्सेशन के अंदर इन फ्रेजेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट वीडियो को एक दो बार देखिए आप, ये आपके जहन में रह जाएंगे, और अगर सिचुएशन के लिहाज से आप किसी जगह इन फ्रेजेस को बोलेंगे तो ये आपके जहन में ज़रूर रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि अगर मैं फ्यूचर में इस तरह की नई वीडियोस को अपलोड करता हूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आई है, दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। वीडियो के बारे में अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यूट्यूब पे मज़ीद वीडियोस के लिंक आपको मिलेंगे राइट एंड लेफ्ट कॉर्नर पे, आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन से मज़ीद वीडियो के लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।